बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हो गया है। प्रधानमंत्री नहीं, शेख हसीना को पद से इस्तीफा देकर के मुल्क छोड़ना पड़ा। उन्होंने फिलहाल भारत में शरण ली हुई है। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस सेना के संरक्षण में बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री हुए। ये बात सही है कि किसी ने नहीं सोचा था कि बांग्लादेश की स्थिति एकदम से ऐसे बदल जाएगी और शेख हसीना जैसी शख्सियत को ऐसे रोते हुए अपने देश से भागना पड़ेगा। जिस देश को आजाद करवाने में उनके पिताजी का योगदान रहा हो, जिस मुल्क को बनाने में उनका पूरा खानदान खाक हो गया हो, केवल एक बहन बची हो। पूरा आंदोलन बांग्लादेश के स्वतंत्रता सेनानियों को, मुक्त योद्धाओं के परिवारों का आरक्षण खत्म कराने को लेकर के पैदा हुआ था। लेकिन देखते ही देखते ये एक नीति बदलने से हट करके सरकार और खासकर हसीना हटाओ में तब्दील हो गया। हसीना के हटने और हटाने के साथ ही पूरे देश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा और आगजनी होने लगी। 8 अगस्त को नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश की आंतरिक सरकार का गठन हुआ, लेकिन अभी भी हिंसा और अराजकता कम होती नहीं दिख रही। भीड़ ने पीएम आवास गण भवन में पूर्व महिला प्रधानमंत्री के आवास में घुसकर तोड़फोड़ किया। बहुत सारी चीज उठा करके भी ले गए। भीड़ को शेख हसीना के सरकारी आवास से उठाए हुए ब्रा और ब्लाउज लहराते हुए देखा गया। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा पर सार्वजनिक रूप से मूत्र विसर्जन इन सबसे घिनौना था। बांग्लादेश अराजकता की पराकाष्ठा से गुजर रहा है। हैप्पीनेस इंडेक्स या प्रत्येक व्यक्ति आय से नहीं मापी जा सकती है। देश की तरक्की उसकी सामाजिक स्थिति, सभ्य लोग और शिक्षा से होती है। इन घटनाओं पर नजर डालें और प्रदर्शनकारियों के व्यवहार को देखें तो ये कह सकते हैं कि बांग्लादेशी समाज के इन नुमाइंदों ने बहुत ही असभ्यता का मुजाहिरा किया है। वो एक सड़े हुए आंदोलन की तस्वीर की तरह लोगों के जहन में चस्पा हो गया। कोई भी सभ्य समाज अपने पूर्वजों, स्वतंत्रता सेनानी और प्रथम प्रधानमंत्री की प्रतिमा के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता, और पूरा समाज बांग्लादेश का ऐसा है। उसने अपने साथ पूरे बांग्लादेश की तौहीन की। इस तरीके की अशांति जो सैन्य तख्तापलट में समाप्त हो, वो क्रांति नहीं। जब तक ये लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार के लिए मार्ग प्रशस्त नहीं करता, तब तक इस अराजकता को आंदोलन कहना गलत होगा। मंदिरों और चर्चों की तोड़फोड़ तथा अल्पसंख्यकों और अवामी लीग के कार्यकर्ताओं का जानलेवा हमला इसकी पुष्टि करता है। ऐसे प्रदर्शन और अराजकता के दृश्य दक्षिण एशिया में पिछले कुछ सालों में नए नहीं रह गए। ऐसे हिंसक और देश में अराजकता जैसे माहौल बनाने वाले प्रदर्शन पाकिस्तान और श्रीलंका में भी देखने को मिला था। पाकिस्तान में इमरान खान के पक्ष में लोगों के प्रदर्शन में भी ऐसे ही दृश्य देखने को मिले थे। आर्मी चीफ के घर में घुसकर तोड़फोड़ की गई, गोलियां चली, लोग मरे और आर्मी ने अंतरिम सरकार बनवाई। श्रीलंका में राजपक्षे फैमिली के राज से भी लोगों ने ऐसे ही छुटकारा पाया। वहां भी लोगों ने उनके घरों में घुसकर तोड़फोड़ किया, स्विमिंग पूल में स्नान किया और राजपक्षे परिवार को देश छोड़ना पड़ा। 6 अगस्त को यही घटना बांग्लादेश में देखने को मिला। अगर इस तरह के बड़े पैमाने के विरोध प्रदर्शन के बाद की कोई ठोस योजना ना हो, जहां कानून व्यवस्था गायब हो गई हो, तो देश की स्थिति बहुत खराब हो जाती है। देश के पास मार्गदर्शन करने के लिए नेतृत्व नहीं हो तो वो नहीं जानते कि देश कैसे चलाना है और आगे क्या होगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अरब स्प्रिंग के बाद मिस्र, लीबिया और जो भी दूसरे देश उससे प्रभावित थे उनके साथ हुआ। इससे मूलतः 2 परिणाम देखने को मिलते हैं। पहला, देश का आर्थिक रूप से पतन और दूसरा, देश में सैन्य शासन। बांग्लादेश की स्थिति कुछ ऐसे ही प्रतीत हो रही है। भीड़ बेकाबू है, उसका कोई नेतृत्व करने वाला नहीं। इसके बाद कि किसी के पास कोई योजना थी। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश की आंतरिक सरकार का इतने कम समय में गठन होना ये दर्शाता है कि इस पूरी घटना में बाहरी तत्वों का हाथ तो जरूर शामिल था। पिछले दिनों में पुलिस अल्पसंख्यक, खास करके हिंदुओं और आवामी लीग के कार्यकर्ताओं पर हुए हिंसा और पश्चिमी पत्रकारों का चुप रहना इस बात की शिनाख्त करती है। विदेशी हस्तक्षेप के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विशेषज्ञों ने अपना अलग अलग विश्लेषण दिया है, जो दर्शाता है कि चीन और अमेरिका दोनों ने चुपचाप शेख हसीना की सरकार को अस्थिर करने की दिशा में काम किया। हाल ही में चीन की राजकीय यात्रा के दौरान शेख हसीना से मुलाकात न करके भी शी जिनपिंग ने उन्हें अपमानित किया था।
चीन म्यांमार एनर्जी कॉरिडोर की निगरानी के लिए अमेरिका म्यांमार के नजदीक बांग्लादेश में अमेरिकी सैन्य अड्डा स्थापित करना चाहता है, लेकिन शेख हसीना इसके लिए नहीं मानी थी। जमाते इस्लामी, जो कि चरम धार्मिक कट्टरपंथी विचारधारा वाला संगठन रहा है और पाकिस्तान से जुड़ाव रखता है, छात्र प्रदर्शनकारियों की आड़ में इन लोगों ने भी अपना इस्लामिक प्रोपोगेंडा चलाया, जिसका परिणाम हिंदुओं पर हिंसा और मंदिरों की तोड़फोड़ दर्शाता है। ये घटना अचानक से हुई जरूर है। इस घटना को आते हुए भले किसी ने न देखा हो, लेकिन इसका अंजाम देने का काम पहले से ही चल रहा था, जिसमें घरेलू और विदेशी दोनों ताकतें शामिल थी। आगे क्या होगा कहना थोड़ा मुश्किल है। इतना तो तय है कि सरकार सेना के संरक्षण में है, यानी ड्राइविंग सीट पर भले यूनुस दिखे, नियंत्रण तो सेना अपने ही हाथ में रखेगी। अभी आंतरिक सरकार जब तक चुनाव नहीं करा लेती है, तब तक बांग्लादेश की हालत नाजुक रहेगी। छीट-फूट हिंसा नहीं रुकने वाली। जमात ए इस्लामी अपने इस्लामिक प्रोपोगेंडा को फैलाने में सक्षम रहेंगे, जिसका दबाव भारत बांग्लादेश सीमा से लेकर के बांग्लादेश के समाज पर दिखेगा। भारत से अब बांग्लादेश के रिश्ते शेख हसीना के समय जैसे मैत्री नहीं रहेंगे। यूनुस ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत में दुखी होने की बात कह दी। उन्होंने कहा कि भारत ने प्रदर्शनों को बांग्लादेश का आंतरिक मामला बताया और इससे वो आहत हुए हैं। पड़ोसी देश जल रहा हो तो भारत चुप कैसे रह सकता है। वहीं खालिदा जिया ने भी ऐलान कर दिया कि भारत से रिश्ते नाजुक रहेंगे, क्योंकि भारत उनकी दुश्मन शेख हसीना को शरण दे रहा। उनकी पार्टी बीएनपी ने तो शेख हसीना को वापस भेजने की भी मांग कर दी है। भारत के साथ ही चीन और अमेरिका दोनों के साथ बांग्लादेश के रिश्तों में बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। हालांकि भारत के विदेश नीति ने पूरी तत्परता और कुशलता से काम किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने यूनुस को बधाई भेजने के साथ ही हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने का संदेश भी उनको दे दिया है। उधर संयुक्त राष्ट्र ने नस्ली आधार पर हो रही इस हिंसा को तत्काल रोकने के लिए कहा। अमेरिकी नेत्री तुलसी गैबर्ट ने भी हिंदुओं की दिशा पर चिंता जाहिर करते हुए उनके समर्थन में पोस्ट किया। इस बार की हिंसा में एक तब्दीली ये है कि पहले जिस तरह दुनिया हिंदुओं के खिलाफ हुई हिंसा को नोटिस नहीं करती थी, इस बार नोटिस कर रही है और ये भारतीय विदेश नीति की एक अहम जीत कही जाएगी। भारत जानता है कि बांग्लादेश का काम उसके बिना नहीं चलेगा और ये बात बांग्लादेश भी जानता है। यहाँ बात चीनी टंगड़ी और अमेरिकी लंगड़ी को समझने, प्री अटेम्प्ट करने और रोकने की होगी और यही भारतीय विदेश नीति की कड़ी परीक्षा होगी।